डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रमन एस चैनल। मैं अभिषेक पिल्ले आपका स्वागत करता हूँ। होपफुली आप लोग सेफ है, सब चीज़ अच्छा हो रहा है, बाहर की नेगेटिविटी को आप बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं। चलिए जल्दी से हमारा प्रोग्राम जो है कॉन्सेप्ट टू एप्लीकेशन टॉक, उस पर हम चर्चा करना चालू करते हैं। जैसे कि मैं अपने वादे के अनुसार हर दो दिन के अंदर एक वीडियो बना के अपलोड करते चल रहा हूँ और होपफुली आप लोगों को नोट्स मैं आपके ग्रुप में सेंड करते चल रहा हूँ व्हाट्सएप पर। चलिए, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फेडरेशन, इशू ऑफ हिंदुत्व, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म। देखिए, टॉपिक को देख के थोड़ा डरिए मत, ये आपका बहुत सारी चीज़ें को कवर करेगा। आज जनरल स्टडी पेपर नंबर 1 से भी लिंकेज है इसका, जनरल स्टडी पेपर नंबर 2 से भी लिंकेज है, जो यूपीएससी दे रहे हैं उसके लिए भी बहुत रेलेवेंट है, मेंस के लिए, प्री के कंटेक्स्ट में भी, एमपीपीएससी दे रहे हैं, स्टेट पीसीएस दे रहे हैं उसके लिए भी रेलेवेंट है, इनफैक्ट जो जुडिशियल सर्विसेज दे रहे हैं उसके लिए भी ये आज का जो लेक्चर हमारे लिए बहुत रेलेवेंट है। तो हम एक एक करके देखना चालू करते हैं, एक बाय वन। देखिए, जहां बात आती है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो वहां पे एक चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो आपका फंडामेंटल राइट्स। तो हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करेंगे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। फंडामेंटल राइट्स की जहां बात आई तो फंडामेंटल राइट्स के साथ में एक और एक टॉपिक बहुत रिलेवेंट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं राइट्स टू फ्रीडम। और ये राइट्स टू फ्रीडम आप जानते होंगे, आर्टिकल 19 से लेके 22 तक का है। जब राइट्स टू फ्रीडम की बात करेंगे तो हम जो बेस रखेंगे कि ये कैसे आया, क्या हुआ, एक कॉम्प्रिहेंसिव रूप से थोड़ा गहराई में जाके एंटर करने की कोशिश करेंगे। तो हमें ये भी जानना है कि किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली काम कर रही थी और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का डिबेट को हम बेस बना के चलेंगे कि भाई इतिहास के झरोखे से हमें झांकने की बहुत आवश्यकता है। और जब हम राइट्स टू फ्रीडम, वैसे तो बहुत बड़ा है अपने आप में आर्टिकल, काफी सारे आर्टिकल हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, फेडरेशन और इशू ऑफ हिंदू नेशनलिज्म, तो इसमें एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसे हम बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हम ये जानेंगे तो फिर उसके बाद एक और एक चीज जानेंगे, वो है आपका जिसे हम बोलते हैं, जब इतनी चीज जान लिए तो हम ये भी चीज जान लेंगे कि हमारे देश में कुछ महीनों से, कुछ सालों से कुछ एक कल्चर इमर्ज होके आ रहा है। एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन और उससे ओवरलैप करते हुए लॉ, जो ये मिसयूज ही होता है। तो हम कॉम्प्रिहेंसिव रूप से एक इमर्जिंग कल्चर सामने आ रहा है, उसको भी जानने की कोशिश करें कि किस प्रकार से ये कल्चर इमर्ज होकर आ रहा है। मीन्स इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए को जो भी एक्सरसाइज कर रहा है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को जो भी एक्सरसाइज कर रहा है, और उसके साथ में ही क्या हो रहा है, उसी व्यक्ति के साथ में असॉल्ट हो रहा है। जब असॉल्ट हो रहा है तो वहां पे एक और एक चीज जान लेते हैं, जानना बहुत जरूरी है, कुछ केस स्टडी। जब एक इमर्जिंग कल्चर इश्यू हो रहा है, सामने आ रहा है, तो वहां से कुछ करंट में इश्यूज चल रहे होंगे, बिल्कुल वर्तमान में कुछ इश्यूज चल रहे होंगे। इश्यू जैसे कि सेडिशन, इश्यू जैसे कि डिफेमेशन, इश्यू जैसे कि प्रेस एंड मीडिया, इश्यू जैसे कि इंटरनेट का फ्रीडम,
और इंटरनेट का फ्रीडम जो है वो इंटीग्रल पार्ट है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ही। और साथ ही साथ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जब इतनी चीजें जान ली हमने, तो फिर आखिरी में हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कंक्लूजन। तो टोटलिटी में हमारे पास में जो टॉपिक आ गया अभी तक का, जो किसके अंडर चल रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सेडिशन, इशू ऑफ हिंदू, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म में पहला आ गया फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के अंदर राइट्स टू फ्रीडम, फ्रीडम 19 से लेके 22 तक का गया है। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का डिबेट दूसरा टॉपिक, ये आपका तीसरा इमर्जिंग कल्चर। और इमर्जिंग कल्चर के बाद में करंट इशू चौथा टॉपिक, और ये कंक्लूजन बन गया आपका पांचवा टॉपिक। ठीक है, तो हमारे पास में टोटल 5 टॉपिक आ गए हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके चालू करें जल्दी जल्दी। ठीक है, चलिए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपका फंडामेंटल राइट्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 के अंडर में आता है, और हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स होता क्या है। सबसे बड़ी एक बेसिक सी चीज कि भाई फंडामेंटल राइट्स है क्या, और फंडामेंटल राइट्स जैसे जान लेंगे तो हम आज का जो हमारा टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं राइट्स टू फ्रीडम, और ये राइट्स टू फ्रीडम जिसे हम बोलते हैं राइट्स टू फ्रीडम, वो पूरा आता है, फैला हुआ है, उसका एक्सपेंशन है आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक का। और आज जो हम ओरिएंटेड होके देखने वाले हैं, जो हमारा मेजर टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, सेडिशन एंड हिंदुत्व कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, उसके बेस पे अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमें सेंट्रिक होना पड़ेगा जिसे बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिससे हम बोलते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। इसके ऊपर हमें डिटेल में डिस्कस करना। इसको हम यहीं के ये रखते हैं। पहले हम किसके ऊपर बात कर लेते हैं, पहले हम बातचीत कर लेते हैं फंडामेंटल राइट्स क्या है। तो देखिए, फंडामेंटल राइट्स को अगर आपको जानना है तो आपको एक चीज समझनी होगी। फंडामेंटल राइट्स किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी व्यक्ति के एग्जिस्टेंस के लिए जो बेसिक नेसेसिटीज है वो है आपका फंडामेंटल राइट्स। आप ऐसे सोच लीजिए, आपके एग्जिस्टेंस के लिए कुछ बेसिक चीजें, बेसिक नेसेसिटी है जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी दे रही है। वो बेसिक नेसेसिटी ही होती है फंडामेंटल राइट्स। जैसे आप इस प्रकार से इमेजिन कीजिए, भाई एक यूथ को एग्जिस्टेंस के लिए कुछ फिजिकल नीड है, कुछ नॉन फिजिकल नीड है। फिजिकल नीड यानी कि रोटी कपड़ा मकान, नॉन फिजिकल नीड यानी कि डिग्निटी, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल कर सके, फ्रीली घूम सके, वो पूरी चीज का अमैलगमेशन ही है फंडामेंटल राइट्स, जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल एग्जिस्टेंस ऑफ ए पर्सन, दैट इज नोन एज अ फंडामेंटल राइट्स। और हमारे देश में तो अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें, इंडिया की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे तो फंडामेंटल राइट्स वो पूरा प्रेरित है डॉक्ट्रिन ऑफ ह्यूमन राइट्स, डॉक्ट्रिन ऑफ ह्यूमन राइट्स। हमारे यहाँ पे तो मानव अधिकार से ही जोड़ा हुआ है सीधे सीधे फंडामेंटल राइट्स। और जब इतनी चीज मिल जाए किसी इंडिविजुअल को, फंडामेंटल राइट स्टैब्लिश हो जाए, फंडामेंटल राइट्स मिल रहा है, तो इसी को ही बोलते हैं एस्टैब्लिश्ड रूल ऑफ लॉ। इसके हम ऊपर अलग एक वीडियो बनाएंगे। जब हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पे ऊपर बातचीत करेंगे तो उसको हम अलग से ही देखेंगे, तो इसलिए मैंने डब्बा बना के इसको अलग ही रख दिया। अब देखिए, आपके सामने 3 पॉइंट्स आ गए स्टूडेंट्स, आपके सामने मित्रों, आपके सामने 3 पॉइंट्स आ गए। किसी भी व्यक्ति को एग्जिस्टेंस के लिए जो बेसिक चीज चाहिए है वो है आपका फंडामेंटल राइट्स। हमारे यहाँ पे ह्यूमन राइट्स से, मानव अधिकार से जुड़ा हुआ फंडामेंटल राइट्स। और तीसरा चीज मैंने आपको बताया, फंडामेंटल राइट्स ही स्टैब्लिश कर रहा है रूल ऑफ लॉ। और मैंने आपको भी बताया बेसिक नेसेसिटी क्या है। एक यूथ को आप सेंटर में अपने आप को ही रखिए। कुछ आपकी फिजिकल नीड है जैसे रोटी कपड़ा मकान, नॉन फिजिकल नीड डिग्निटी, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू मूव फ्रीली इन इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया,
आसानी से घूम सकते हैं यहाँ वहाँ। ये सारी चीज ही का सेट है फंडामेंटल राइट्स। और ये फंडामेंटल राइट्स गारंटी कर रहा है, गारंटी दे रहा है, वो है हमारा सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, जिसे बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी दे रहा है, गारंटी आपको और मुझे भी दे रहा है, 130 करोड़ जनसंख्या को गारंटी दे रहा है कि आपको फंडामेंटल राइट्स मिलेगा ही मिलेगा, इसका वायलेशन होगा तो हम सीधे सीधे जुडिशरी के पास जाएंगे। तो इतनी चीजों में मान के चलो कि आपको क्लियर है। ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये पूरे पूरे एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है। अब ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कौन लगा रहा है? ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है स्टेट। इसको भी हम चर्चा करेंगे, ये स्टेट क्या है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, या फिर सरल तरीके से एक दूसरा शब्द भी आता है जिसे हम बोलते हैं प्रोहिबिटेट करना। प्रोहिबिटेट का ही मतलब होता है कि नॉट अलाउड बाय द लॉ, बाय द लॉ। आई रिपीट, प्रोहिबिटेड मींस नॉट अलाउड बाय द लॉ। तो स्टेट इसके ऊपर क्या लगा रहा है? कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है और प्रोहिबिटेट कर रहा है। अब देखिए वो एमपी यूपी वाला स्टेट नहीं है, ये लिया जा रहा है इंडिया एज अ स्टेट। और इंडिया एज अ स्टेट के ऊपर 3-4 फैक्टर्स आते हैं इंडिया एज अ स्टेट को डिफाइन किया गया है। पॉलिटिकल स्टूडेंट, पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते हैं। पहला चीज जिसे बोलते हैं रिसाइडिंग पॉपुलेशन, पहला एलिमेंट इंडिया से स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, एमपी यूपी वाले स्टेट नहीं। पहला एलिमेंट है उसे बोलते हैं रिसाइडिंग पॉपुलेशन। दूसरा एलिमेंट है डिफाइंड ज्योग्राफिकल बाउंड्री। तीसरा एलिमेंट है इलेक्टेड गवर्नमेंट और चौथा एलिमेंट है सोवरेन। एमपी यूपी वाले स्टेट में जो चौथा एलिमेंट है वो एब्सेंट रहता है, वो पूरी पूरी पावर बेस्ड रहती है सेंट्रल के अंडर में। तो इसलिए हम कैसा ले रहे हैं? इंडिया एज अ स्टेट। ठीक है, तो स्टेट इसको क्या कर सकता है? स्टेट इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है और प्रोहिबिटेट कर सकता है। जब आपको इतनी चीज क्लियर हो गई, और जो आपका आज का लेक्चर का जो मेजर टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सेडिशन एंड इशू ऑफ हिंदुत्व नेशनलिज्म, हिंदुत्व कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, उसके लिए हमें डिटेल में जानना पड़ेगा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज है जिसे बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो हम चालू करें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19 हम जो देख रहे थे, जैसे कि हमने देखा था आर्टिकल 19 क्लॉज 1 वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरी चीज को जानने के लिए। और मैंने आपको अभी क्लियर किया कि जो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 3 में आता है, राइट्स टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक का है। और आज जो हमारा सेंटर है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के बेस में हम बातचीत कर रहे हैं। और इसको जानना है तो हमें थोड़ा इतिहास के झरोके से जानने की कोशिश करना पड़ेगा। और इतिहास के झरोके से जानने की कोशिश करना है तो हमें बातचीत करना पड़ेगा, क्या उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का डिबेट एंड डिस्कशन। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का डिबेट एंड डिस्कशन को जानना है तो और थोड़ा इतिहास में जानने की कोशिश करना पड़ेगा। देखिए कुछ स्टेट्स हैं 1941, फिर उसके बाद में आप जानते ही हैं 15 अगस्त 1947, फिर उसके बाद में एक और एक जो डेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19 को अगर हम बैकग्राउंड से जानने की कोशिश करें तो हमें जानना है 1941 में क्या हुआ। 1941 में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ। इवेंट इस प्रकार का था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसे हम बोलते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस, के लिए हमारे राष्ट्रपिता के नेतृत्व में गांधी जी ने एक बहुत बड़ा मूवमेंट, एक सत्याग्रह को लॉन्च किया और कई लाखों लोग वो अंदर चले गए, डिटेंट हो गए। डिटेंट क्यों हो गए? ओनली उसका बेस क्या था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बेस पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोगों को डिटेंट कर दिया। डिटेंट क्या किया और उसका बेस रखा जिसे बोलते हैं सेडिशन।
राजद्रोह। और उस चीज को अगर हम बेस बना के चले, जब 15 अगस्त आया, देश आजाद हो रहा था। अब देश आजाद हो रहा था तो कोई रोड नहीं आजाद हो रहा था, टेबल चेयर बेंच नहीं आजाद हो रहा था। देश के जो नागरिक हैं, यानी कि जो इंडिविजुअल है, वो आजाद हो रहे थे। अब इसको सरल तरीके से ऐसा समझिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, एक बच्चा, अभी जो बच्चा है, माँ बाप उसको कंट्रोल करते हैं। उसी प्रकार का सिचुएशन कैसा था? उसी प्रकार का सिचुएशन था हमारे साथ में 1947 के पहले। ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें कंट्रोल कर रही थी। कंट्रोल किस प्रकार से कर रही थी? अगर हम कुछ चीज बोल रहे हैं, कुछ चीज एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो सीधे सीधे उसके ऊपर चार्ज क्या लगा दिया जाता था? सेडेशन। और आप अगर ऐसे सोचने की कोशिश कर, बच्चा अगर बड़ा हो गया 18 के बाद, तो माँ बाप उसको कंट्रोल नहीं करना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स ही, उसका भी एक फंडामेंटल राइट्स है एज ए इंडिविजुअल, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कि वो सारे राइट्स उस चीज, उस बच्चे को मिले। उसे बोलते ही हैं हम फंडामेंटल राइट्स, उसके एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। कंट्रोल नहीं करना चाहिए, एक टोटलिटी में बात है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे साथ क्या कर रही थी? बिगर पूछे, बिगर कुछ कहे, सीधे सीधे हमें क्या कर लेते थे? डिटेन कर लेते थे। जब ये सत्याग्रह जब लॉन्च किया था, कुछ ही दिन में कुछ लाखों लोग, कई लाखों लोग, सिर्फ और सिर्फ बेसिस ऑफ ए फेडरेशन के बेस पे, फेडरेशन के बेस पे कई लोग अंदर हो गए। देते हैं कि जब हमारा देश आजाद होने वाला था, तो उसके पहले ही एक काम चालू हो गया था, जिसमें दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। एक है सरदार पटेल और दूसरा वीपी मेनन। देश को इंटीग्रेट कर रहे थे, जिसको हम बोलते हैं आइडिया ऑफ इंडिया। वो जनरेट हो रहा था कि भाई हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज कैसी हो। और दूसरे तरफ हम देखने की कोशिश करते हैं, नवंबर से दिसंबर 1946 के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या हो रही है? एस्टैब्लिश हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में फंडामेंटल राइट्स का अगर हम सेक्शन देखें, तो बहुत सारी कमेटी बनाई। कमेटी आप जानते ही होंगे, आपने पढ़ा ही होगा, एम लक्ष्मीकांत, आपको पता ही होगा। एक एडवाइजरी कमेटी थी जो चेयर कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उसके साथ में एक सब कमेटी थी जेबी कृपलानी, जो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर डिस्कशन कर रही थी। और फंडामेंटल राइट्स के ऊपर डिस्कशन में हमारा जो टॉपिक है वो आपका राइट्स टू फ्रीडम। राइट्स टू फ्रीडम। अब देखिए, जिस दिन हमारा देश आजाद होना था, उसके पहले दो काम हो रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन चुकी थी और आइडिया ऑफ इंडिया के ऊपर क्या हो रहा था? डिस्कशन हो रहा था। आइडिया ऑफ इंडिया यानी कि हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री कैसी होगी, 556 प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट करके हमारे इंडिया में इंटीग्रेशन करना, यूनियन ऑफ इंडिया में इंटीग्रेशन, इसके ऊपर डिस्कशन हो रहा था। बट हमारा टॉपिक क्या है, जिसे बोलते हैं राइट्स टू फ्रीडम। बेस हमने क्या बना के चल रहे हैं? वो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट डिस्कशन चालू हो गया था, क्योंकि यहाँ पे 1946 आते आते कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली स्टैब्लिश हो चुकी थी। दूसरे तरफ एक और एक चीज डिस्कशन हो रहा था, जिसे हम बोलते हैं आइडिया ऑफ इंडिया। 550 to 60 प्लस प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट करके यूनियन ऑफ इंडिया में इंटीग्रेशन का काम कर रहे थे। और दो लोग जबरदस्त काम कर रहे थे, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरे वीपी मेनन, जो रियासती मंत्रालय देखते थे। और इंटरिम गवर्नमेंट भी एक तरफ काम कर रही थी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जब डिबेट हो रहा था, जो 15 अगस्त का बेस बना के हमने चला, तो मैंने आपको बताया कि जब देश आजाद हो रहा था तो रोड आजाद नहीं हो रहे थे, बेंच आजाद नहीं हो रहा था। आजाद कौन हो रहा था? एक इंडिविजुअल को आजादी मिल रही थी। और इंडिविजुअल को किस प्रकार से आजादी मिल रही थी? वही गांधी जी वाला चीज आप ध्यान रखिए कि सबसे बड़ी चीज ये थी कि फंडामेंटल राइट जैसी कोई चीज नहीं थी जो बेसिक एग्जिस्टेंस है ह्यूमन का, जिसे हम बोलते हैं राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, या फिर हमारा ऐसा बोल सकते हैं राइट्स टू फ्रीडम। ये चीज नहीं था। और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के दिमाग में ये चीज पहले से था कि
राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन जैसी चीज होनी चाहिए। और मैंने आपको इस बीच में एक और एक घटना बताई कि 30 जन को गांधी जी खत्म हो गए, 4 नवंबर 11 सितंबर आते आते जिन्ना भी खत्म हो गया। जब जैसी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठती है तो पहले श्रद्धांजलि देते हैं गांधी जी को। और देखिए हमारी ये डेमोक्रेसी ही है जो मोहम्मद अली जिन्ना को भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और इसके तुरंत बाद एक डिबेट डिस्कशन चालू हो जाता है, उसका बेस रखा जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि गांधी जी अगर एसेसिनेशन नहीं होता, अगर वो जीवित रहते तो कॉन्स्टिट्यूशन का स्वरूप भी कुछ अलग होता। क्योंकि अलग अलग प्रकार के विचार थे, कुछ रियासत से आए थे लोग, कुछ गांधीयन फिलॉसफी पे बिलीव करते थे, कुछ वेस्टर्न थिंकर थे। तो गांधीयन फिलॉसफी के जो बिलीवर थे उनका कहना यह था कि राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन दोनों एक ही है, उसको एक साथ ही देखा जाना चाहिए, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और इस प्रकार की एक डिबेट उठ गई कि जो प्रेस है, जिसे हम बोलते हैं प्रेस की फ्रीडम के लिए एक अलग से आर्टिकल होना चाहिए। वर्ड से फ्रीडम के लिए एक अलग ही आर्टिकल को इंसर्ट करना जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने आपको अभी बताया 1941 में जब गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह हो रहा था, उसका मेन ही कारण था, उसका मेन टॉपिक यही था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस। लाखों लोग सेडरेशन हो गए। और मैंने आपको अभी ये चीज बताई कि यही चीज तो आइडिया था कि एक इंडिविजुअल को इंडिपेंडेंट मिले। अब देखिए सिचुएशन ऐसी है कि प्रेस को एक अलग आर्टिकल की द्वंद्व छिड़ गया कि अलग ही आर्टिकल होना चाहिए। और इसका जवाब दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। उनका कहना बड़ा क्लियर था, हम राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन रख रहे हैं और ये जो प्रेस का एडिटर है, प्रेस का जो एडिटर है वो सिटीजन है और वो अपनी स्पीच एंड एक्सप्रेशन को ही एक्सरसाइज कर रहा है। और वहां पे ये भी चीज क्लियर हो गई कि कोई अलग से एक आर्टिकल नहीं आएगा, वो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एक ही पार्ट रहेगा। और इनफैक्ट जो हमारा राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट अमेंडमेंट से प्रेरित है, इनशाइंड है, जो क्लियरली बोलता है क्या, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और इसी तरीके से फाइनल डिबेट एंड डिस्कशन के बाद में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ, कंप्लीटली इन्फोर्स हो गया, तो हमें इसी तरीके से एक स्वरूप में मिला जिसे बोलते हैं राइट्स टू फ्रीडम। और राइट्स टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक का। और आज जो हमारा मेन टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स का, वो है आपका आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो हमें आज डिटेल में चर्चा करना है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि इंटीग्रल पार्ट है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का। तो आज हमें इसी पे चर्चा करनी है। अब देखिए आर्टिकल 19, वैसे तो सिर्फ आर्टिकल 19 की बात कर रहा हूं, ये आर्टिकल 19 6 फ्रीडम दे रहा है सिटीजन को और गारंटेड मिल रहा है किसके थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, जैसे स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मूव फ्रीली इन इंडिया, इस प्रकार का। और मैंने आपको एग्जांपल अभी दिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में किस प्रकार से डिबेट हो रहा था, और उसमें बड़ा क्लियरली इंश्योर कर दिया। और इंश्योर ऐसे भी किया, गांधीयन फिलॉसफी ये तक बोलते थे कि जब कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हो रहा था तो रियासत, जिसे हम सरल तरीके से ऐसा बोल सकते हैं स्टेट्स, प्रांतीय सरकार जो है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट थे। फेडरल स्ट्रक्चर उस समय से ही था। उन लोग इस प्रकार से बाय लॉज लेके आ रहे थे, जैसे 5 लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन हुआ था, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन ही बड़ा क्लियरली मेंशन है। और वो मेंशन किस में है, आर्टिकल 19 में। जैसे कि मैंने आपको बताया आर्टिकल 19 कुछ फ्रीडम देता है सिटीजन्स को,
अब ये जो फ्रीडम है, पहली चीज तो एब्सोल्यूट नहीं है। ये जितने भी फ्रीडम मिल रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये एब्सोल्यूट नहीं है। इसके साथ में कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी है। और ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन में एक्चुअल में आपसरी में द्वंद्व जैसा है, एक दूसरे से लड़ाई भी है। देखिए बड़ा रोचक है। एक तरफ यहां पे है गवर्नमेंट जो टाइम टू टाइम अपनी सुप्रीमेसी बताती है, और सुप्रीमेसी बताते हुए इस रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए ये फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करती है, कम करती है, वो रेस्ट्रिक्ट करती है टाइम टू टाइम, और नाम देती है पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर का। दूसरे तरफ है एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव के साथ में समस्या ये है कि वो खुद नहीं लिमिट कर सकता। फ्रीडम को। और आपको इतनी चीज तो अभी तक क्लियर हो ही गई होगी कि फंडामेंटल राइट्स आपके एग्जिस्टेंस के लिए एक बेसिक नेसेसिटी है। मैंने आपको अभी बताया, एक इंडिविजुअल और अपने आप को सेंटर में अपने आप को ही रखिए। आपकी फिजिकल नीड रोटी कपड़ा मकान, नॉन फिजिकल नीड फंडामेंटल राइट्स, आपकी गरिमा, आपकी डिग्निटी, रूल ऑफ लॉ, कुछ आपके रिस्पेक्ट, बोलने की आजादी, यही है आपका फंडामेंटल राइट्स जो आपके एग्जिस्टेंस के लिए बहुत जरूरी है। और आप ऐसे इमेजिन कीजिए, रवांडा बुरुंडी जैसे देश, चाइना जैसी कंट्री जहां पे बोलने की आजादी नहीं है, तो उससे तो बहुत अच्छा है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को हम एक थैंकफुल देना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स जैसी चीज दी गई, और फंडामेंटल राइट्स में स्पीच एंड एक्सप्रेशन चीज जैसी दी गई। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट इसको टाइम टू टाइम क्या करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है, क्योंकि वो बोलती है क्लियरली एब्सोल्यूट नहीं है। एग्जीक्यूटिव क्या कर सकता है, एग्जीक्यूटिव रोक नहीं सकता है किसी को। जैसे एग्जांपल के आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, नहीं आपकी ये हक नहीं है बोलने का, मगर उसको क्या कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। अब रिस्ट्रिक्ट करने के लिए एक ही तरीका है, देखिए ध्यान से समझिए। यहां पे लेजिस्लेशन के थ्रू, लेजिस्लेटर के थ्रू वो इंपोज कर सकता है रिस्ट्रिक्शन। ये चीज आपको, ये पॉइंट समझ आ रहा है, ध्यान से समझिए। यानी कि डिफरेंट बायलॉ के थ्रू वो रेस्ट्रिक्ट कर सकता है किसको, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रोक सकता है। रोक कैसे सकता है, खुद नहीं। आप गए, ये नहीं बोलेगा कि नहीं आपका अधिकार ही नहीं है बोलने का, मेरे सामने बोल सकते हैं आप, बट इंपोज क्या करेगा, लेजिस्लेशन के थ्रू इंपोज करके वो क्या कर सकता है, रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। इतनी चीज में मान के चलो क्लियर है। और तीसरे तरफ बैठे हुए जुडिशरी, और जुडिशरी बिल्कुल ताक में बैठा है। थोड़ा सा भी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर अगर थोड़ा सा भी वायलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर थोड़ा सा भी वायलेशन हो, तुरंत उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे बायलॉज को कॉन्स्टिट्यूशन, उस चीज को रेगुलेट करने की कोशिश करता है और अपने सीने पे एक और एक मेडल लगा देता है। तो जुडिशरी बैठा हुआ है और एक अंतर्द्वंद देखने को मिलता है। इसी चीज को हम बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए बैठे हुआ है जुडिशरी। और हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे आर्टिकल 13 के ऊपर भी, आर्टिकल 32 के ऊपर भी, और 226 के ऊपर भी हम डिटेल में डिबेट डिस्कशन करना। ये हो सकता है इसी लेक्चर में हो जाए, हो सकता है नेक्स्ट वाले मैं वीडियो में बना के आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, पोस्ट कर दूंगा। चलिए, तो आपको इतनी चीज तो क्लियर हो गई कि फंडामेंटल राइट्स कैसा है, एब्सोल्यूट नहीं है। गवर्नमेंट उसको रिस्ट्रिक्ट करने पे लगा हुआ है, एग्जीक्यूटिव उसको लिमिट नहीं कर सकता है। रिस्ट्रिक्ट कैसे कर सकता है,
लेजिस्लेशन के थ्रू इम्पोज करके उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, और जुडिशरी बैठा हुआ है कि जहां रिस्ट्रिक्शन हो मेरे पास आओ, जहां फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है मैं उसको डिफाइन करने की कोशिश करूंगा और एक मेडल अपने सीने पे लगा दूंगा। वैसे जुडिशरी, अगर हमारे देश में जुडिशरी नहीं होता तो इमेजिन कीजिए हमारा फंडामेंटल राइट्स का रोज वायलेशन होते ही है, और हो ही रहा था, 1947 के पहले तक का हो रहा था। ये तो अच्छी चीज है हमारे पास में एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। तो हम इसी डिबेट को थोड़ा आगे बनाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को हम देख रहे हैं, ये बेसिकली दो पार्ट में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ है जिसे हम बोलते हैं राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसे हम बिल्कुल सरल तरीके से बोले हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। डेफिनेशन ये बोलती है कि एक्सप्रेशन ऑफ आवर ओपिनियन फ्रीली विदाउट एनी फेयर in a form of a writing, in form of electronic media, in form of a press, and the new domain that is social media, that is an actual exercise of freedom of speech and expression. I repeat, expression of one individual opinion freely, without any fear, in a oral फॉर्म और रिटर्न, या फिर ईमेल के थ्रू, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं मीडिया के थ्रू, प्रेस के थ्रू, इसको एक्चुअल एक्सरसाइज है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ में एक तरफ हमने ये भी बोला कि कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी है। अच्छा, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 ये 6 तक का एक्सपेंशन है, अलग अलग क्लॉसेस हैं। खैर, इसके साथ में जो फुलफिल कर रहा है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन वो है आर्टिकल 19 क्लॉज 2। तो हम 19 क्लॉज 2 को ही पहले देखेंगे। अब देखिए, ये स्पीच एंड एक्सप्रेशन को अगर हम सरल तरीके से ऐसे समझिए कि ये है इंफॉर्मेशन, और सेंटर पे आप अपने आप को रखिए सिटीजन। सिटीजन इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकता है, पहली चीज। दूसरा, अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर सकता है। और तीसरा, कम्युनिकेशन कर सकता है, वो भी कैसे? सीक्रेटली। ये 3 पिलर है जो मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताई, जिसे हम बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। रिकलेक्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकता है कौन? आप और हम, सिटीजन। आइडिया को एक्सप्रेस कर सकता है, दूसरा कम्युनिकेशन कर सकता है सेक्रेटली, फ्रीली, इसी को बोलते हैं हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बट ये आर्टिकल एब्सोल्यूट नहीं है, मैंने आपको अभी बोला, क्योंकि अभी मैंने आपको क्लियर किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहां पे क्या कर रही है, वो रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव के थ्रू। और एग्जीक्यूटिव क्या कर रहा है? बायलॉज, लेजिस्लेशन को इंपोज करके उसको क्या कर रहा है? रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। किसको? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को। अब उसका भी कुछ ग्राउंड होगा कि कैसे रिस्ट्रिक्ट होता है। पहला है इंटरनल सिक्योरिटी। कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसा बोलचाल या बातचीत जिसमें इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर चैलेंज हो रही है, वो सीधे सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर चैलेंज है, और उस जगह पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दूसरे लेजिस्लेशन के थ्रू उसको रिस्ट्रिक्ट करेगी। तो पहला ग्राउंड है जिसे बोलते हैं इंटरनल सिक्योरिटी। दूसरा ग्राउंड है उसे बोलते हैं पब्लिक ऑर्डर। तीसरा ग्राउंड है उसे बोलते हैं डिफेमेशन। और चौथा ग्राउंड है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और आखिरी ग्राउंड है थ्रेट ऑन द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। ये 4 से 5 ग्राउंड पे रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, जिसे बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो इतनी चीज आपको एक ओवरव्यू क्लियर हो गया।
कि आर्टिकल 9 क्या है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैसा, और हमारा जो मेन मेजर टॉपिक मैंने आपको बताया जिसे बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, फेडरेशन एंड हिंदुत्व कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, उसको हमें सारी चीजें रखते हम चलेंगे। तो इतनी चीज मैं मान के चला। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को डिफाइन किया है एक बहुत ही फेमस फिलोसफर है, ब्रिटिश फिलोसफर है, ब्रिटिश फिलोसफर का नाम है J.S. मिल। ये बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स को, मतलब स्पीच एंड एक्सप्रेशन को डिफाइन करते हैं। जॉन एस मिल ब्रिटिश फिलोसफर है, एक पॉलिटिशियन है। इनका कहना है कि ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल गुड्स नहीं है, ये पब्लिक गुड्स है। पब्लिक गुड्स यानी कि इसका ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और किसी हाल में स्टेट इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। और रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता तो देखिए 1950 आते आते हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हो गया और 1950 आते आते ही ऑलमोस्ट जितने भी डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, क्योंकि जैसे एग्जांपल के लिए गवर्नमेंट इज अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूट, तो जितने भी डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूट है सेटअप हो गए। और एक बहुत शानदार जजमेंट 1950 में आया, रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। रमेश थापर स्टेट ऑफ मद्रास। इसमें इस पूरे केस में बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड प्रेस के ऊपर। देखिए एग्जैक्ट वर्डिंग में बता रहा हूं। जुडिशरी ने एक बहुत अच्छा चीज बताया, उसने एक टर्म यूज किया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज एन एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग प्रोसेस ऑफ अ पॉपुलर गवर्नेंस पॉसिबली। ये टर्म यूज किया हमारी जुडिशरी में। आई रिपीट, रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस था और जैसे कि मैंने आपको बताया 1950 आते आते ही सारे के सारे डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश हो चुके थे। और आप ऐसे इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि एक तरफ गवर्नमेंट है जो रिसेंटली अभी क्या कर रही है, रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रही है। एग्जीक्यूटिव क्या कर रहा है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली तो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है। मैंने आपको बताया डीएम के पास नहीं आपका अधिकार नहीं है बोलने का, ये तो बोल ही नहीं सकता। बस इम्पोज क्या कर सकता है, बाय लॉज लेजिस्लेशन के थ्रू उस स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। तीसरी चीज मैंने आपको बताया जुडिशरी बैठी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ भी बात है तो हम डिफाइन करेंगे, उसको इंटरप्रिटेट करेंगे, उसके ऊपर आंच नहीं आने देंगे बिल्कुल भी। पूरी कस्टडी हमारे पास में, कस्टोडियन। अब बहुत अच्छी चीजें से बताई इस केस में। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैसा है, एक एसेंशियल है प्रॉपर फंक्शनिंग प्रोसेस ऑफ ए गवर्निंग पॉसिबिलिटी। ये टर्म यूज किया जुडिशरी ने और पहली बार इंटरप्रेट हो गया आपका आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। मगर अगर हम रीसेंट कंडीशन को देखने की कोशिश करें तो हमारे यहाँ पे एक द्वंद्व चल रहा है। द्वंद्व कैसा चल रहा है, एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिसे हम बोलते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए वर्सेस 19 क्लॉज 2। और एक हमारे यहाँ पे कल्चर इमर्ज हो गया है, एक हमारे यहाँ पे एक कल्चर क्या है, इमर्ज हो गया। मैंने आपको बताया था जब हमारा टॉपिक ही चालू कर रहा था, एक हमारे पे नई संस्कृति आई है, तो हम संस्कृति को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से संस्कृति है और उसी से ही इश्यूज आपके क्लियर होंगे। इशू तो पहले भी था, फेडरेशन का इशू पहले भी था, गांधी जी भी गए और आज भी है, कन्हैया कुमार आज भी फेडरेशन में गए। तो एक एक करके हम देखने की कोशिश करेंगे। ये आप जानते हैं कि हमारे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेके हमारे देश में एक कल्चर इमर्ज होके आ रहा है।
कल्चर किस प्रकार का है, जैसे कोई भी व्यक्ति अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहा है तो उसके साथ में असॉल्ट हो रहा है, बेचारा परेशान ही रहता है, उल्टा गवर्नमेंट उसके ऊपर डंडा देती है। और दूसरे तरफ यहाँ पे गवर्नमेंट स्पीच एंड एक्सप्रेशन को क्या कर रही है, मिटिगेट कर रही है, कम कर रही है, कर्टल कर रही है। कैसे कर रही है? नाम लेती है प्रोटेक्शन। और प्रोटेक्शन क्या? प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। दूसरा जिसे बोलते हैं पब्लिक ऑर्डर। इसके बेस पे कुछ ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी सेक्शन जो ब्रिटिश लेगेसी से देन है, ब्रिटिश की देन है, और जो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम को ही खत्म करने के लिए बनाया गया था, उसको एक्सरसाइज करती है। असॉल्ट किसके साथ हो रहा है? पहला तो है प्रेस, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, एकेडमी के लोग, इनके साथ में असॉल्ट हो रहा है। और ये जो कल्चर है इधर ही से ही आपका जन्म लेता है, उसे बोलते हैं इश्यूज, जो फुल टाइम क्या है हमारे देश में डिबेट में है। और आप जानते हैं जो यूपीएससी मेंस, एमपीपीएससी मेंस, स्टेट जुडिशियल सर्विसेज, यूपीएससी मेंस का जनरल स्टडी पेपर नंबर 2, स्टेट जुडिशियल सर्विसेज में जो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू, वो पूरे सेंट्रिक होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पे। तो जो इश्यूज इमर्ज होके आता है कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे, वो इस प्रकार के हैं। पहला है वो उसे बोलते हैं सेडरेशन, सेडिशन, राजद्रोह। पहला चार्ज देखते होंगे, सुन ही रहे होंगे, लास्ट हमने सुना था कन्हैया कुमार जेएनयू। दूसरा उसे बोलते हैं डिफेमेशन। हमारे देश में सबसे अधिक जो पेंडिंग केसेस पड़े वो है डिफेमेशन के। तीसरा है उसे बोलते हैं प्रेस एंड मीडिया का फ्रीडम। चौथा वो है इंटरनेट फ्रीडम। और पांचवा और आखिरी उसे बोलते हैं पावर ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो हम एक एक करके सारे डिबेट और इश्यूज को, डिबेट से जो इश्यूज हैं, जो रिसेंट इशू इमर्ज होके आ रहा है, जो हमारे यहाँ पे कल्चर चल रहा है, कल्चर कैसा कि गला घोटा जाए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, और दूसरी तरफ जुडिशियल हमें न्याय देने की कोशिश कर रहा है, तो हम एक एक करके कॉम्प्रिहेंसिव रूप से देखने की कोशिश करें। तो जहां आपको लगता है कि भाई अब बत्ती गुल होने वाली है, अब ओवरहीट हो गया दिमाग, बत्ती गुल का मतलब वो नहीं है, ओवरहीट हो गया आपका दिमाग, 5 मिनट के लिए पॉज कर लीजिए। पॉज करने के बाद में थोड़ा घूम घाम के आइए, ठंडाई पीजिए, कोल्ड ड्रिंक पीजिए, फिर उसके बाद फिर से चालू हो जाइए, पेपर पेन जरूर रख लीजिए और धीरे धीरे नोट्स बनाते चलिए। चलिए तो हम एक एक इशू पे, जो फर्स्ट हमारा इशू है उसके ऊपर हम डिस्कशन चालू कर रहे हैं, वो आपका सेडेशन। जैसे कि हमने देखा आर्टिकल 19 क्लास 1 लेजिस्लेशन के थ्रू क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन किया जा रहा है, किसके थ्रू, एग्जीक्यूटिव के थ्रू। तो पहले हम इशू को जानने की कोशिश करेंगे, वो है आपका सेडेशन। तो सेडेशन को हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए सेडेशन के अंदर सेडेशन के अंदर जो पहला टॉपिक होता है, पहला जो पॉइंट आता है कि ये इंट्रोड्यूस कैसा हुआ। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से इंट्रोड्यूस हुआ। सेडेशन मतलब हिंदी में मतलब होता है राजद्रोह, ठीक है। अब फिर उसके बाद में हम देखने की कोशिश करेंगे सेक्शन 124 ए को। फिर जो हमारा बेस बना हुआ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उसको देखने की कोशिश करेंगे, वो क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इसके ऊपर। फिर हम जल्दी से देखने की कोशिश करेंगे केस स्टडी को। केस स्टडी के बाद हम देखने की कोशिश करेंगे कि करंट में अभी रिसेंटली क्या सिचुएशन है सेडेशन को लेके।
क्या कॉन्ट्रेडिक्टरी है, क्या किस प्रकार से काम कर रहा है सेडेशन, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे करंट में। तो हम देखने की कोशिश करेंगे करंट सिचुएशन, करंट सिनेरियो जिसे बोलते हैं। फिर हम पॉइंट ऑफ व्यू, गांधी जी क्या बोलते हैं, बाल गंगाधर तिलक का क्या व्यू है इसके ऊपर, भाई ग्रेट लीडर्स क्या बोलते हैं इसके ऊपर, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। और फाइनली एक एनालिसिस ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हमारे देश में सेडिशन काम कर रहा है। और मैंने आपको बताया अभी कि पीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेट जुडिशियल सर्विसेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटालिटी में हमारे पास में पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन, दूसरा टॉपिक सेक्शन 124 क्लॉज ए आईपीसी का, तीसरा टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, फिर उसके बाद में चौथा केस स्टडी देखने की कोशिश किया, करंट सिनेरियो पांचवा, छठवा और सेवेंथ एनालिसिस। देखिए ये सेडेशन का जो चार्ज है ये इंट्रोड्यूस हुआ है इंडियन पीनल कोड में, आईपीसी में 1870। आप इमेजिन कीजिए 1870 का लॉ आज तक का, यानी कि आज हम ईयर 2000 में खड़े हुए हैं, 24 मई 2020 उसमें खड़े हुए हैं, और ये एग्जिस्टिंग में आज भी है लॉकडाउन 4.0 के। और प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात को याद करें, परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, और हमारे जो 4 पिलर्स है रिफॉर्म्स के, लेबर लॉ, एग्जिस्टिंग लॉ, उसमें जो चेंजेस लाना चाहते हैं, तो एक इंटीग्रल पार्ट है इसके अंदर, तो चेंजेस बहुत आवश्यकता है आईपीसी के सेक्शन के अंदर। इंट्रोड्यूस हुआ 1970 को। अब देखिए ब्रिटिश का ऐसा कहना था कि ये जो हमें पावर मिल रही है, इसके थ्रू जो पावर दिया जाएगा आईपीसी ने, वो बेसिकली क्या करेगा, चेक करेगा। चेक किसके ऊपर करेगा, चेक दी वॉइस ऑफ डिसेंट। इसका मतलब होता है मतभेद, और मतभेद किसके साथ में, मतभेद ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में। 80s की लॉ की मैं बात कर रहा हूं, और आज तक एग्जिस्टेंट है। आपका और हमारा मतभेद किसका, भारत सरकार के साथ में, उसको चेक करने की कोशिश कर रहा है। ये रियल मीनिंग था इसका। जब रियल मीनिंग जान लिए हैं तो हम जल्दी से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसका इंडियन पीनल कोड आईपीसी डेफिनेशन कैसा। थोड़ा सा मैं इंटरप्रिटेशन के साथ बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट थोड़ा सा कंटेक्चुअल चेंजिंग को थोड़ा सरल तरीके से मैं आपको बताऊँ। मेरे पास दोनों ही प्रकार के व्यूअर्स हैं, पीएससी के लिए भी, यूपीएससी के लिए भी प्लस, तो उसको थोड़ा सरल तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर। देखिए इस सेक्शन में बड़ा क्लियरली एक टर्म लिखा हुआ है। टर्म ये है कि एनी स्पीच, दूसरा रिटन या साइन, जो कि क्या कर रहा है, या तो हेट कर रहा है, या तो कंटेम्प्ट कर रहा है, या तो डिसएफिमेशन फैला रहा है। किसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट गवर्नमेंट की स्टैब्लिश्ड बाय लॉ के अगेंस्ट में अगर कुछ काम कर रहा है, वो पूरी चीज किस में गिनी जाएगी, सेडेशन में। मतलब इतनी चीज तो आपको ये भी क्लियर हो गई है, ये जो क्लॉज ही अपने आप में क्या है, कॉन्ट्रडिक्टरी है आईपीसी का, जो 1870 में इंट्रोड्यूस हुआ था, अपने आप में कैसा पूरा कॉन्ट्रडिक्टरी है। कॉन्ट्रडिक्टरी है इसलिए डिबेट में है, और डिबेट में है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने क्या बोला वो भी देख लेते जल्दी से। भाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने तो एक बड़ा चीज बोला, और मैंने आपको बोला, पहले ही बताया था कि अगर 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का असैसिनेशन नहीं होता तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का स्वरूप ही कुछ अलग होता, कुछ अलग तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट होता। बट अनफॉर्चुनेटली गांधी जी का असैसिनेशन हो गया, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एक द्वंद्व फैला हुआ था
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लोग सेडेशन वाला चार्ज को उखाड़ फेंका जाए, बट फिर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कुछ जो यूरोपियन फिलॉसफी पे बेस्ड थे, यूरोपियन आइडियोलॉजी से ड्रिवन थे, उनने डिबेट में ये चीज बोला कि हमारे यहाँ पे सेडेशन होना चाहिए। सेडेशन इसलिए होना चाहिए अंडर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कैसा? अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2। और मैंने आपको अभी बताया एग्जीक्यूटिव क्या करता है, अलग अलग लेजिस्लेशन के थ्रू एक्सरसाइज करने की कोशिश करता है किसको? आर्टिकल 19 क्लॉज 2 को, और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहलाता है। अब इसमें एक बड़ा रोल प्ले करता है हमारा जुडिशरी, जो लगातार फंडामेंटल राइट्स को एक्सरसाइज करा ही रहा है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होने नहीं दे रहा है, और अपने सीने पर मेडल लगाते जा रहा है। तो हम जल्दी से देख लेते हैं 2 केस स्टडी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक केस है 1958 का। ये केस में देश जीत चुका था और गवर्नमेंट अपने आप में थोड़ा सा हारी हुई फील कर रही थी। ये केस है राम नंद वर्सेस स्टेट। इस केस में बड़ा रोचक डिसीजन आया। डिसीजन इस प्रकार सा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा एक शानदार डिसीजन दिया। बेस रखा गया आर्टिकल सेक्शन 124 क्लॉज ए जो राजद्रोह का है, वर्सेस आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। अगर सरल तरीके से मैं अगर ऐसा बोलने की कोशिश करूं तो इसमें देश जीता हुआ फील किया, क्योंकि यहां पे ये टोटली क्या हो गया? अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। जुडिशियल ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, मगर गवर्नमेंट ने इससे पहले एक चालाकी कर चुकी थी। बड़ी चालाकी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडर आर्टिकल 368 जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की पावर देता है गवर्नमेंट को, उन्हें बड़ी चालाकी से फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आया और एक टर्म जोड़ दिया जिसे बोलते हैं पब्लिक ऑर्डर। और ये पब्लिक ऑर्डर कहीं नहीं जुड़ रहा था, ये पब्लिक ऑर्डर ही जुड़ रहा था आपका आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में, जिसे हम बोलते हैं पब्लिक ऑर्डर। वो पब्लिक ऑर्डर टर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडर आर्टिकल 368 जो कि पावर देता है, एम्पावर करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लेके आया, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाते हुए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का एक्ट ले आया 1950 में, जिसे बोलते हैं पब्लिक ऑर्डर टर्म जोड़ दिया। और ये अमेंडमेंट किसके अंदर हो रहा था जाके? वो हो रहा था आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंदर। अब इस डिसीजन को चैलेंज होने वाला है और आज भी वो केस रेफरेंस के लिए लिया जाता है। 1962 केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। केस कौन सा है? केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। और ये बोला जाता है एक लैंडमार्क डिसीजन था, लैंडमार्क जजमेंट था। जल्दी से देख लेते हैं ये लैंडमार्क जजमेंट में। अच्छा, थोड़ा सा मैं रिकलेक्ट कर दूं। कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 में आया। 1951 में पब्लिक ऑर्डर वो ऐड हुआ किसमें? आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंदर। पब्लिक ऑर्डर, आई रिपीट,
अब देखिए केदारनाथ केस में एक बेस रखा गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951, और मैंने आपको बोल दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है उसको एक्सपेंड करते हुए पब्लिक ऑर्डर टर्म को जोड़ दिया। और किसमें जोड़ा? आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंदर में। और देखिए इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जजमेंट पुराना सुनाया था उसको क्या कर दिया, अपहोल्ड कर दिया, और होल्ड करते हुए बड़ा क्लियरली बोल दिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, नॉट एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मींस ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेज कौन फंसा रहा था? वो पेज फंसा रहा था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951, और अपहोल्ड कर दिया इसको। और अपहोल्ड करते हुए एक बड़ा क्लियरली टर्म बोला कि बट इट मस्ट बी इंटरप्रिटेटेड नैरोली। आई रिपीट इट, बट it must be interpreted narrowly for a sustainability। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इतनी चीज डिफाइन कर दी कि सेडेशन का चार्ज अगर कोई डिसलॉयल है या फिर एनिमी है, एनिमिटी है, या फिर कोई वायलेशन कर रहा है पब्लिक ऑर्डर का, तब ही उसके ऊपर क्या किया जाएगा, सेडिशन के ऊपर चार्ज लगाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पेंच बड़ी चालाकी से फंसा चुकी थी। तो इस प्रकार से जुडिशियल ने डिफाइन किया। अब जुडिशियल ने डिफाइन किया तो हमें करंट सिनेरियो को जोड़ना है किससे? पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये करंट सिनेरियो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली बहुत ज्यादा डिबेट में है सेडिशन 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 जैसे चार्जेस। और मैंने आपको बताया एक द्वंद्व फंसा हुआ है, एक वर्सेस है गवर्नमेंट वर्सेस सिटीजन। सिटीजन बोलता है कि हमें फंडामेंटल राइट्स लेके रहूंगा, स्पीच एंड एक्सप्रेशन लेके दूंगा मैं। दूसरा जुडिशियल बोलता है कि नहीं, हम इंटरप्रिटेशन करेंगे, बिल्कुल भी वायलेशन नहीं होने देंगे फंडामेंटल। असॉल्ट हो रहा है। असॉल्ट किसका हो रहा है? पहला तो है एकेडमी, क्योंकि ये जो सेक्शन है, सेक्शन 124 क्लॉज ए, कहीं भी क्लियरली डिफाइंड नहीं हुआ है कि क्या राजद्रोह है, क्या देशद्रोह है, और राजद्रोह कैसा हो रहा है, वो चीज तो क्लियरली डिफाइंड ही नहीं किया। और जब डिफाइंड नहीं किया तो इसमें सबसे पहला जो हिट करता है वो एकेडमी। और एक नाम आपको फुल समय जानते होंगे, JNU, बहुत समय चर्चा में रहता है, जानते होंगे आप लोग, न्यूज अगर थोड़ा बहुत पढ़ते भी होंगे तो। दूसरा है प्रेस, और चौथा है वो है पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन हम सब हमेशा बच जाते हैं, प्रेस और एकेडमी वाले बेचारे मारे जाते हैं। तो अब यहाँ पे इतनी चीज क्लियर नहीं है कि ये प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, और डिफाइंड नहीं है तो हमें पॉइंट ऑफ व्यू लेना पड़ेगा। और पॉइंट ऑफ व्यू किसके? हमारे दो लीडर्स के। हमारे दो लीडर इसके ऊपर क्या कमेंट कर रहे हैं, दो हमारे ग्रेट लीडर्स हैं, उनका हमें पॉइंट ऑफ व्यू जानना है। तो हमारे राष्ट्रपिता क्या बोलते हैं? गांधी जी। और दूसरा तिलक क्या बोलते हैं? गांधी जी क्या बोल रहे हैं इसके ऊपर, और तिलक क्या बोल रहे हैं वो जान लेते हैं जल्दी से। देखिए गांधी जी इसके ऊपर बोलते हैं, पहला गांधी जी इसके ऊपर बड़ा स्पष्ट बोलते हैं कि ये एक प्रिंस है। आई रिपीट अ स्टेटमेंट गिवन बाय द गांधी जी, इट इज अ प्रिंस अमंग्स ऑल सेक्शन ऑफ ए IPC। आई रिपीट, लिख लीजिए आप लोग, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। इट इज अ प्रिंस of all section amongst the IPC, and it has been designed to separate liberty of a citizen. It has been designed to suppress liberty of citizen. I repeat,
अगेन आई रिपीट, इट इज अ प्रिंस amongst, it is a prince amongst all section of the IPC, and it has been designed to suppress liberty of individual. और दूसरे तरफ तिलक ने बड़ा अच्छा डिफाइन किया। तिलक ये बोलते हैं कि पहली चीज तो इतनी चीज क्लियर हो कि एक डिफरेंस हो। डिफरेंस किसके बीच में? डिफरेंस बिटवीन दो चीज। डिफरेंस का एक दो बेस रखा गया। एक शब्द बोलते हैं देशद्रोह, कि ये व्यक्ति कैसा है, देशद्रोही। सरल तरीके से ऐसा बोले आप कि देश के साथ में जो गद्दारी कर रहा है। और एक शब्द बोलता है जिसे बोलते हैं राजद्रोह। और जो ये आईपीसी का सेक्शन है जिसे बोलते हैं सेक्शन 124A, वो बोलता है राजद्रोह के बारे में। अब यहां पे इतनी चीज नहीं क्लियर होती है कि अगर मतभेद है, किसी चीज का मतभेद है किसके साथ में, गवर्नमेंट के साथ में, तो वो उसको इक्वली हम क्यों देखा जा रहा है एंटी नेशनल? समझ पा रहे हैं आप लोग स्टूडेंट इतना चीज कि वो हर बार एंटी नेशनल ही क्यों देखा जा रहा है कि भाई एंटी नेशनल आ रहे होंगे। और यही चीज डिफाइंड नहीं है किस चीज में, वो है सेक्शन 124 क्लॉज ए। वायलेशन कर रहा है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, जो आपका और मेरा एक फंडामेंटल राइट्स है। और फंडामेंटल राइट्स हर एक सिटीजन का एक्सरसाइज करने का एक दायित्व होता है। तो हम जल्दी से देखने की कोशिश करेंगे एनालिसिस। एनालिसिस जानना है तो हमें थोड़ा इतिहास के झरोके से जानना पड़ेगा और करंट में उसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ने की कोशिश करना पड़ेगा। इतिहास के झरोके से यानी कि हिस्ट्री में जानना पड़ेगा। हिस्ट्री में जानना है तो हमें जानना है जब ये सेक्शन आया, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया 1870 में ये सेक्शन आ चुका था आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड में 1860 के इंडियन पिनल कोड में ये सेक्शन को ऐड किया गया, इंसर्ट किया गया। जब इंसर्ट किया गया तो आप सोचने की कोशिश कीजिए, इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि क्या यूनाइटेड इंडिया जैसा कोई कॉन्सेप्ट था? यूनाइटेड इंडिया जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। जैसे हमें आजादी मिली 1947 के पहले से आइडिया ऑफ इंडिया के ऊपर डिस्कशन हो रहा था। आइडिया ऑफ इंडिया यानी कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री का अमेलगमेशन, ज्योग्राफिकल बाउंड्री एक करके एक मैप के रूप में इमर्ज हो रहा था। और ये जब एग्जिस्टिंग में था उस समय 556 प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे और ब्रिटिश उसको बोलती थी क्या, इंडिया सब कॉन्टिनेंट। ये पूरा आर्टिकल एक्सप्लॉयटेशन से ही भरा हुआ है, जिसमें आपके फ्रीडम को बहुत जबरदस्त तरीके से सप्रेस किया जाता है। आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, अगर एक कोई लड़की पिताजी को ये बोलती है कि मैं किसी फलाने लड़के से प्यार करती हूँ, पिताजी तुरंत उसको डिटेन कर देता है, तुरंत उसको बंद कर देता है, जैसे पुराने टाइम पे होता था और आज भी होता है कई जगह, कुछ जगह पे मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ डिटेन कर सके। तो उसी प्रकार से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को भी वायलेट किया जा रहा है, पूरी तरीके से उसके बातों को दबाया जाता है उस लड़की के। उसी प्रकार का कुछ काम हो रहा है यहाँ पे, और ये कर रहे थे कौन? अंग्रेज। एग्जाम्पल के रूप में मैंने लड़की वाला एग्जाम्पल दिया। और इसी प्रकार का कुछ एक्सप्लॉयटेशन से जुड़ा हुआ है। अब आप सोचने की कोशिश कीजिए कि आज के तारीख में ये सेडेशन की आवश्यकता है क्यों? इनफैक्ट अगर हम करंट में जानने की कोशिश करें, फेब 2019 को लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट को यह क्लियरली बोल रही है कि ब्रिटेन ने 10 साल पहले अपने यहाँ पे सेडेशन का लॉ को स्क्रैप कर दी, और रिक्वेस्ट कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि इसके ऊपर इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, बहुत आवश्यकता है।
ये ब्रिटिश लेगेसी का, ब्रिटिश एरा का हमें देन है। और इसके ऊपर इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट के लिए बात कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली सितंबर 2016 के लास्ट जजमेंट में ये क्लियरली बोल दिया कि जो भी अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रही है, एक तो वो प्रोटोकॉल फॉलो करे, किसका? जिस हम रेफरेंस लें। बड़ा क्लियरली एक शब्द बोल दिया कि जो केदारनाथ केस है उसका बेस बना के चलेगी। दूसरा चीज ये भी बोला गया कि 3 इसको डिफाइन किया कि कोई भी व्यक्ति अगर एक्ट करता हो उन पे ही सेडेशन को लगाना चाहिए। पहला चीज वायलेशन पब्लिक के अंदर, दूसरा टेंडेंसी हो, टेंडेंसी किसके अंदर हो? क्रिएट करे पब्लिक डिसऑर्डर, और तीसरा जो है क्रिएट किया जाए आपका क्या कॉज है? कॉज किसका? डिस्टर्बेंस लाए पब्लिक पीस में। इसी 3 ग्राउंड में ही सेडेशन को एक्सरसाइज करना चाहिए, तभी ये सस्टेन हो सकता है, नहीं तो सस्टेन नहीं हो सकता है। ये कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है। अब आप मुझे व्यू शेयर कीजिए कि इससे जुड़ा आपको और क्या क्या पहलू पे डिस्कशन करना है कमेंट बॉक्स में नीचे। अब हम जल्दी से डिस्कशन करें दूसरे टॉपिक के ऊपर, जिसे तो हम दूसरा जो टॉपिक देखेंगे, इशू देखेंगे, जिसे हम बोलते हैं डिफेमेशन। और डिफेमेशन हमारा वही फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर में, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो आपको इतनी पूरी कहानी तो क्लियर हो गई होगी कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 कैसे एक्सरसाइज हो रहा है डिफरेंट लेजिस्लेशन के थ्रू। और वो क्या कर रहा है? स्टेट बेसिकली उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। रिस्ट्रिक्ट कैसे कर रहा है? डिफरेंट बायलॉज के थ्रू। अब देखिए इसी सीरीज में एक सेक्शन है जिसे बोलते हैं डिफेमेशन। तो एक तरफ तो मैं रखता हूँ ये आर्टिकल 19 क्लॉज 2, और आपको रट ही गया होगा ये चीज। क्या कर रहा है ये आर्टिकल 19 क्लॉज 2? रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। रेस्ट्रिक्ट किसको कर रहा है? वही फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को। अब कैसे? इसके लिए 2 सेक्शन है हमारे आईपीसी। एक है सेक्शन 499 और दूसरा है 500 आईपीसी का, इंडियन पीनल कोड का। तो मैं पहले डेफिनेशन के ऊपर बात कर लूं, फिर उसका सेक्शन को विस्तार पूर्वक देख लेता हूं, फिर उसके बाद जोड़ के मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से काम हो रहा है। और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए हो सकता वायलेशन हो सकता है वायलेशन ना भी हो, तो दोनों को हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए डेफिनेशन पे हम बात कर लेते हैं क्या है। मैं बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन दूंगा, कोई हार्ड डेफिनेशन नहीं दूंगा। सभी हमारे व्यूअर्स हैं, स्टेट पीसीएस के लिए भी, यूपीएससी के लिए भी, तो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन और सब जगह फिजिबल हो, सब जगह यूजफुल है। देखिए हम ले लेते हैं, इमेजिन करते हैं ए नाम का कोई व्यक्ति, ठीक है, और इधर रख लेते हैं बी नाम का कोई व्यक्ति। ए नाम के व्यक्ति का नाम रख लेते हैं हम पप्पू, और बी नाम के व्यक्ति का नाम रख लेते हैं मांगी लाल। ए नाम का व्यक्ति ने क्या किया? या तो बोली में, जिसे हम बोलते हैं स्पोकन, या तो रिटन, या तो बोलते हुए, या तो रिटन फॉर्म में, यानी कि पप्पू ने मांगी लाल का रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय किया, डैमेज किया बोल सकते हैं। एग्जैक्ट टर्म है, दैट इज नोन एज अ डैमेज। तो पप्पू ने क्या किया? मांगी लाल का रेपुटेशन को डैमेज किया, या तो बोलते हुए या तो रिटन फॉर्म में। किसका? मांगी लाल का रेपुटेशन को पब्लिक में डैमेज किया। अब मांगी लाल के पास में एक टूल्स है कि पप्पू को क्या करे, अंडर सेक्शन 490 और 500 उसको क्या करे, डिफ्रेम करे, उसको कोर्ट तक लेके जाए। मगर मांगी लाल यहां क्या बोलेगा? ये ए नाम का व्यक्ति क्या बोलेगा? ये तो वायलेशन है किसका? मेरा फंडामेंटल राइट्स का, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, क्योंकि मैं तो एक्सरसाइज कर रहा हूं क्या? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। अब देखिए ये कंडीशनल है।
हम इस ए नाम के पात्र को लेके चलते हैं जो हमारा पप्पू। अब पप्पू हो सकता है कि या तो सच बोल रहा हो, ट्रुथ, और दूसरा कंडीशन होता है या तो ये क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। सच इस प्रकार से बोल रहा है, मैं एक उदाहरण के लिए ऐसा बोलता हूं कि पप्पू पब्लिक में ऐलान करके ये बोल रहा है या फिर बैंक को ऐसा बोल रहा है कि ये विलिंग डिफॉल्टर है। कौन? मांगीलाल। और ये आज तक किसी का पैसा नहीं चुकाया और ये पैसे लेके भाग जाएगा। अब जब सच बोल रहा है तो ये एक्सरसाइज कर रहा है क्या? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है। और मैंने आपको बताया था पूरी लड़ाई गांधी जी ने इसी चीज के लिए लड़ी थी 1941 में। ये तो एक फंडामेंटल राइट है। और अगर झूठ बोल रहा है उस ग्राउंड पे, उसके लिए मांगीलाल क्या कर सकता है? मांगीलाल के पास में भी एक टूल्स है। टूल्स किस प्रकार का है कि चीजों को वो डिफ्रेम करे कि भाई उसकी इमेज जो है खराब हो रही है, रेपुटेशन क्या हो रही है, खराब हो रही है, बिजनेस उसका हो सकता है खराब हो जाए, उसके बाद ना चले। अब इसी पे ही बेस्ड है हमारा ये दो सेक्शन। इसके अंदर दो चीजें आती है। डिफेमेशन हमारे यहाँ पे सिविल लिबर्टी भी है, सिविल लाइबिलिटी भी है, और दूसरा क्रिमिनल लाइबिलिटी भी है। सिविल लिबर्टी में वही एग्जांपल ए और बी, पप्पू मांगीलाल। जब प्रूफ हो जाता है कि वह व्यक्ति झूठ बोल रहा है, कौन? हमारा पात्र पप्पू झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है तो इसको मॉनेटरी डैमेज, सरल तरीके से ऐसा बोले कि कुछ कंपनसेशन दिया जाएगा। और अगर ये भी प्रूफ हो जाता है झूठ तो बोल ही रहा है, विलिंगफुली ये झूठ बोल रहा है, कुछ गवर्नमेंट मशीनरी को यूज करते हुए डिफ्रेम करने के लिए जानबूझ के इस प्रकार के कर रहा है जिस पे इसका बिजनेस का बहुत बड़ा लॉस हो जाए, इसका कुछ एंटिटी लॉस हो जाए, तो उसके ऊपर भी लगाया जाता है क्रिमिनल लायबिलिटी। और क्रिमिनल लायबिलिटी में सिंपल सा मॉनेटरी डैमेज प्लस इम्प्रिजनमेंट, 2 years विथ फाइन। अब इस सब के बीच में एक और एक डिबेट फिर से फंस जाती है, पेज फंस जाता है, जिसे बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। कि सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारा जो किरदार है ए और बी, पप्पू और मांगीलाल, क्या वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? अगर झूठ बोल रहा है तो भाई डिफाइन कैसे हो और उसका प्रूफ क्या हो? भाई कोर्ट तक का तो उसको घसीट लिया गया, मांगीलाल ने तो हमारे कोर्ट में लेके चले गए। और हमारे देश में दुर्भाग्य ये है कि सबसे ज्यादा जो पेंडिंग केसेस है वो डिफेमेशन के ही हैं रिसेंटली। और ये भी एक प्रकार से क्या है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वो चीज अभी तक क्लियर नहीं है। और मेरा अपना सुझाव ये है कि क्रिमिनल लायबिलिटी को खत्म कर दिया जाना चाहिए, सिविल लायबिलिटी एज इट इज कंटिन्यूड है, एक पार्शियल एमिटमेंट हो जाए इस पूरे एक्ट के ऊपर। अब हम जल्दी से कवर टॉपिक है, इशू है, वह है आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड मीडिया। इसको हम लेके चलते हैं। तो पहला तो हम जान लेते हैं भाई हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या बोलती है, उसके ऊपर चर्चा कर लेते। भाई सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 1941 का बेस रखा गया था और बापू का, हमारा गांधी जी का बोला गया था कि भाई स्पीच एंड एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर उसके बाद में केस स्टडी भी देख लेंगे, क्योंकि जुडिशियल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, हम देख ही रहे हैं सारी चीजों पे। फिर उसके बाद में हम 44th कॉन्स्टिट्यूशन एमेंडमेंट एक्ट को भी देखने की कोशिश करेंगे। और आखिरी में जो करंट ट्रेंड चल रहा है, सेक्शन 295 क्लॉज ए, जो आईपीसी का जो करंट ट्रेंड है,
उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। भाई ये करंट ट्रेंड वाला जो हिसाब किताब है आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे इधर वो स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो या फिर स्टेट जुडिशियल एग्जामिनेशन, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बोनस पॉइंट की तरह। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बेस रखा गया वही गांधी जी वाला 1941। पूरा से सत्याग्रह हो रहा था गांधी जी के साथ में, जब लाखों लाखों लोग चले गए, डिटेंड हो गए। क्यों? बेस क्या लगाया? फेडरेशन। तो लगे कि भाई स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए एक अलग आर्टिकल होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एक चीज पर क्लियर कर दिया कि जो स्पीच और एक्सप्रेशन है वो दोनों एक ही चीज है, इंटीग्रल पार्ट है स्पीच एंड एक्सप्रेशन। प्रेस के लिए कोई अलग से क्लॉज नहीं जोड़ा गया, क्योंकि प्रेस के लिए वैसे डिमांड थी, गांधीयन फिलॉसफी वाले जो लोग हैं उनकी डिमांड थी। और मैंने आपको बताया कि अगर 30 जन 1948 को गांधी जी के एसेसिनेशन नहीं होता तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का स्वरूप ही वो अलग होता, तो मृत्यु हो चुकी थी उनकी। गांधीयन फिलॉसफी ये बोलते थे कि अलग से क्लॉज हो प्रेस के लिए, क्योंकि गांधी जी के नेतृत्व में जब 1941 को इतने लोगों ने सत्याग्रह किया तो कई लाखों लोग डिटेंट हो गए। अब ऐसे कंडीशन में भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इंटरप्रेट किया, इंटरप्रिटेशन ये किया कि जो प्रेस का एडिटर होता है वो सिटीजन होता है और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 को ही एक्सरसाइज कर रहा है, तो इसलिए कोई अलग से क्लॉज होने की देने की आवश्यकता नहीं है। और इसको बहुत शानदार तरीके से जिसने डिफाइन किया है वो हमारा केस स्टडी जुडिशियल ने डिफाइन किया। जुडिशियल के सामने एक केस आया, उसे बोलते हैं ब्रिजभूषण केस। ब्रिजभूषण केस, इस ब्रिजभूषण केस में सुप्रीम कोर्ट को मौका मिल ही गया कि इसको एलैबोरेट कर देते हैं। और अगर प्रेस से रिलेटेड कुछ भी होता है तो हर बार यूज होता है क्या? हर बार एक ही चीज यूज होती है, हर बार हम यूज करते हैं किसको? इस ब्रिजभूषण वाले केस को बेस बना के चलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा शानदार तरीके से इसको एलैबोरेट किया और बहुत रोचक है, स्टूडेंट समझने की कोशिश कीजिए एलैबोरेशन को। पहली चीज तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये जो एलिमेंट है, जो टर्म में बोल रहा हूं, एलिमेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस को ही एलैबोरेट कर रहा है कौन? सुप्रीम कोर्ट। और एक बड़ा मेडल सुप्रीम कोर्ट के सीने के ऊपर लग गया। एलैबोरेट इस प्रकार का हुआ कि ये जो प्रेस है इसके पास में राइट्स हैं, और राइट्स किसके अंडर में? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर में, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंडर में, कि वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट भी कर सकती है, पब्लिश भी कर सकती है और सर्कुलेट भी कर सकती है। इस पूरी ब्रिजभूषण केस में जो वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो वॉल्यूम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वो क्लियर हो गया यहाँ पे। और जैसे क्लियर हो गया, मगर एक चीज पेज फंस गई, पेज इस प्रकार की फंस गई कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, अभी भी एब्सोल्यूट नहीं था। ये सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे डिफाइन किया, इसको और कंसोलिडेट कर दिया। अब रटी गया होगा आपका आर्टिकल 360 368, इसको यूज करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को एमिट किया, और एमिट करके जो आर्टिकल इंसर्ट किया उसे बोलते हैं आर्टिकल 361 क्लॉज ए। इसमें प्रेस का फ्रीडम को कंसोलिडेट कर दिया गया। अब डियर स्टूडेंट, डियर व्यूअर्स, एक अपील है, एक रिक्वेस्ट है कि मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट चाहिए कि ये आर्टिकल क्या है एग्जैक्टली और ये कैसे लिंक्ड हो रहा है किससे?
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का प्रेस से, ठीक है। अब हम जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं जो करंट ट्रेंड रिसेंटली चल रहा है उसके, किससे एसोसिएटेड है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1, तो मैंने आपको बताया अलग अलग लेजिस्लेशन के थ्रू एग्जीक्यूटिव क्या कर रहा है, उसको मिटिगेट कर रहा है, रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, इम्पोज किया जा रहा है। अब देखिए एक करंट ट्रेंड है, करंट ट्रेंड को जानना है तो पहले हमें जानना है धर्म। ये धर्म का बेस बना के और आईपीसी के सेक्शन को बना के यूज करते हुए वायलेशन हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं हिंदुत्व कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म के ऊपर। हिंदुत्व, आई रिपीट, हिंदुत्व कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म। अभी तक का मैंने जो हमारे टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स जो मेन टॉपिक था हमारा, जिसे बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, सेडरेशन इशू एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व नेशनलिज्म, उसको हम पूरा भी इस टॉपिक के साथ मिल जोड़ के पूरी चीज कवर होने की कोशिश हो जाएगी। देखिए जैसे कि आप जानते होंगे आईपीसी का जो ये सेक्शन है, सेक्शन 295 क्लॉज ए, अगर धर्म को लेके हेट स्पीच या फिर धर्म की फीलिंग, रिलीजियस फीलिंग को आहत किया जाता है, आउटरीच किया जाता है, और ये आउटरीच भी कैसा, डेलिबरेटरी रहता है, तो उस व्यक्ति के ऊपर इंपोज किया जाएगा सेक्शन 295 क्लॉज ए। मगर रिसेंटली एक ट्रेंड बन गया है, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रेस वाला कोई भी धर्म के ऊपर अगर कुछ बोल रहा है तो उसके पास सीधे जाके एफआईआर चार्ज किया जाता है। इनफैक्ट आप और हम भी अगर किसी धर्म के ऊपर बोल रहे हैं तो उसके ऊपर, और आप चीजें आपको क्लियर हो गई होगी कि रिसेंटली ये ट्रेंड कैसा बना हुआ है, 9 बजे आता है DNA, डेली न्यूज एंड एनालिसिस। मैं ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहूंगा। डेली न्यूज एंड एनालिसिस आप जानते हैं, सब समझ गए होंगे। DNA के ऊपर जो चीफ एडिटर है उसके ऊपर जो एफआईआर हुआ रिसेंटली, वो इसी के बेस पे हुआ। तो हम इसको भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बेसिकली कुछ नहीं है, ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए को मैं यूज करते हुए बातचीत करूंगा हिंदुत्व कॉन्सेप्ट। तो पहला चीज तो हम एक एक टर्म को उठा के देखने की कोशिश करें। पहला तो हम टर्म देखते हैं, व्हाट इज हिंदुत्व, व्हाट इज हिंदू। Hinduism is defined by the Supreme Court that is known as a way of a living, way of a life. Hinduism is what? Way of life. It has been defined by the Honorable Supreme Court. Hinduism is a way of a life. Hinduism is a way of a life. Defined by whom? That is the Supreme Court. दूसरा, nationalism. Basically, nationalism is a psychological feeling, or we can say that a psychological concept. इसको सरल तरीके से अगर आप ऐसा समझने की कोशिश करें, जो करूंगा मैं देश के लिए करूंगा। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवादी सोच, राष्ट्रवादी आइडियोलॉजी, राष्ट्रवादी विचार, जो कर रहा हूं मैं देश के लिए कर रहा हूं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है जापानीज 8 घंटे काम करते थे खुद के लिए, 4 घंटे काम करते थे देश के लिए। उसी प्रकार से अगर हम मीडिया को लेके चले, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेके चले, जो रिसेंट ट्रेंड अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये पूरी कैसी है, राष्ट्रवादी सोच है, और वो पूरी कैसी है, साइकोलॉजिकल फीलिंग है। और सेंटर पे यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक हिंदू देश, हिंदुत्व देश में एक नेशनल आइडेंटिटी के रूप में जो भी स्पीच दिए जा रहे हैं वो कोई गलत नहीं है। और मैंने आपको अभी क्लियर कर दिया, हिंदुइज्म इज व्हाट डिफाइंड बाय द सुप्रीम कोर्ट, वे ऑफ ए लाइफ, वे ऑफ ए लिविंग, दैट इज नोन एज हिंदुइज्म। और अगर पूरी चीज को देखने की कोशिश करें हिंदुत्व कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म को, तो 3 आपको टर्म सामने आएंगे। क्या चलेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और सेंटर पे रखेंगे DNA वाला एग्जाम्पल, डेली न्यूज एनालिसिस। 9 बजे देखते हैं आप लोग, बहुत ही प्रख्यात प्रोग्राम है। तो देखिए
ये कुछ नहीं है, ये हिंदू नेशनलिज्म का ही, हिंदुत्व कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म का ही पॉइंट है, और राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को ही एक्सरसाइज किया जा रहा है। और ये जो चार्जेस लगाए हैं बहुत गलत है। देखिए, हिंदुत्व नेशनलिज्म को इस प्रकार से प्रेजेंट किया जाता है, एक तो है सोसाइटी, दूसरा है पॉलिटिक्स, और तीसरा है कल्चर, और यहाँ पे है प्रेस। आप भाई आप लोग पूरा लिखें, यहाँ पे है सोसाइटी, यहाँ पे पॉलिटिक्स, यहाँ पे है आपका कल्चर, इंडियन कल्चर। और ये कैसे बताया जा रहा है, राष्ट्रवादी सोच, और कैसे आपका हिंदुत्व के साथ में। तो यहाँ पे अपनी स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट का वाला केस तो याद ही होगा, ब्रिजभूषण वाला केस, और उसके साथ साथ ये आर्टिकल तो बहुत स्ट्रांगली खड़ा हुआ है जो इसको पूरी तरीके से नलिफाइड कर सकता है। ठीक है, हम आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए को एक्सरसाइज कैसे करते हैं। फेसबुक पे एक सेक्शन है व्हाट्स इन योर माइंड। आपने अगर जो भी चीज को व्यक्त कर दिया है, एक्सप्रेस कर दिया, वो ही उसी तरीके से इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू आपने एक्सप्रेस कर दिया। फेसबुक पे आपने कमेंट लिख दिया, किसी के अगेंस्ट में भी लिख दिया, या फिर क्रिटिसाइज भी कर दिया, या फिर कुछ भी चीज को व्यक्त कर दिया, वो ही है आपका इंटरनेट का फ्रीडम। और आज के तारीख में जो 130 करोड़ की जनसंख्या है, जिसमें डेमोग्राफिक डिविडेंड है, आज जो अपनी अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज कर रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उसका एक बड़ा डोमेन है, वो है इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब देखिए, एक द्वंद्व चल रहा है। एक तरफ है जुडिशरी ये बोलती है, जुडिशरी बड़ा क्लियरली बोलती है कि राइट्स टू इंटरनेट, राइट्स टू इंटरनेट एक्सेस इज अ फंडामेंटल राइट्स। मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि इंटरनेट के माध्यम से आज आप और हम अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज करते हैं। आपका जो कॉलम है फेसबुक पे, जिसे बोलते हैं व्हाट्स इन योर माइंड, ये कुछ नहीं है, ये एक इंटीग्रल पार्ट है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का, जिसमें आप एक्सरसाइज कर रहे हैं रिसेंट टाइम पे स्पीच एंड एक्सप्रेशन को। और उसका जो माध्यम है वो है इंटरनेट। जब इंटरनेट ही नहीं रहेगा तो आप अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को एक्सरसाइज कैसे कर पाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया ग्लोबलाइज्ड हो गई है, पूरी दुनिया डिजिटलाइज्ड हो गई है, डिजिटलाइज के थ्रू एक दूसरे से इंटीग्रेट है और एक इंटरनेट बड़ा माध्यम है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट बड़ा क्लियरली बोलता है, जुडिशरी अपना क्लियरली बोलता है, स्टैंड रखा है, राइट्स ऑफ इंटरनेट एक्सेस इज अ फंडामेंटल राइट्स, और मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। मगर यहाँ पे गवर्नमेंट बड़ा क्लियरली ये भी बोल रही है, हमारे आईटी मिनिस्टर, आईटी एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर शिवशंकर प्रसाद, वो क्लियरली बोलते हैं कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल 19 क्लॉज 2, और ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। और इसके ऊपर बीच में कुछ लेजिस्लेशन है, तो हम जल्दी जल्दी लेजिस्लेशन देख लेते हैं। देखिए, पहला है आईटी एक्ट का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। दूसरा हम चर्चा करेंगे और आखिरी में चर्चा करेंगे सेक्शन 144 CRPC का। पहले आईटी एक्ट के ऊपर मैं चर्चा कर लेता हूं। आईटी एक्ट में साल 2012 में एक अमेंडमेंट हुआ। उस समय गवर्नमेंट हुआ करती थी यूपीए की, कांग्रेस की, उन्होंने एक अमेंडमेंट लिखा। अमेंडमेंट था
उसमें एक आर्टिकल इंसर्ट हुआ सेक्शन 66A। सिंपल तरीके से अगर मैं बोलने की कोशिश करूं, सेक्शन 66A कांग्रेस की लेगेसी है, 2012 में अमेंडमेंट किया गया। और जो टर्म्स फेडरेशन के आपने जो पढ़े हैं, हेट स्पीच, एक्सप्रेशन, XYZ, वो पूरे चीज को ऐड किया गया सेक्शन 66A में। बट अनफॉर्चुनेटली जुडिशरी ने इस पूरी चीज को खत्म कर दिया और बेस रखा गया वही आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A। इस पूरे सेक्शन को एलिमिनेट कर दिया जुडिशरी ने। और अभी रिसेंटली IT एक्ट में ये सेक्शन है ही नहीं। एक बहुत फेमस केस था, एक बच्चे ने कुछ टिप्पणी कर दी थी, लखनऊ का बच्चा था, मिनिस्टर के अगेंस्ट में टिप्पणी की थी, तो वो पूरा केस गया और 2015-16 में डिसीजन आया, जहां तक उस समय पी शिवम थे, जस्टिस पी शिवम के बेंच बैठे थे और बड़ा रोचक तरीके से ये पूरी चीज को एलिमिनेट कर दिया। बट एक सेक्शन अभी भी है, बरकरार है, उसे बोलते हैं सेक्शन 69A। ये 2008 का अमेंडमेंट का देन है। इस अमेंडमेंट इस सेक्शन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में पावर है कि ब्लॉक कर सकती है वो एक पर्टिकुलर कोई वेबसाइट को, आप ऐसे सोचने की कोशिश कीजिए, आज के तारीख में वेब ब्लॉकर बहुत सारे हैं। उस पर्टिकुलर वेबसाइट को, उस पर्टिकुलर लिंक को इस सेक्शन के अंडर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में पावर है कि उस पूरी चीज को क्या कर दे, ब्लॉक कर दे, उस वेबसाइट को ब्लॉक कर दे। तीसरा, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक इमरजेंसी, और पब्लिक सेफ्टी के लिए इंटरनेट को बंद कर देती है। इसका एक सबसे बड़ा फेवरेबल एग्जांपल है जम्मू एंड कश्मीर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज करती है, उसे बोलते हैं इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 का सेक्शन 5(2). इस टेलीग्राफ एक्ट को यूज करते हुए संपूर्ण भारत में इंटरनेट को टेम्परेरीली तरीके से बांट किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है। बट जब इतनी चीज हमें क्लियर हो गई, राइट टू इंटरनेट है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है, तो यहाँ पे वायलेशन हो रहा है किसका, हमारा फंडामेंटल राइट्स का। और आधे से ज्यादा लोग बोल के तो आजकल एक्सप्रेस नहीं करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक का ट्विटर और फेसबुक पे बैठे रहते हैं, 10 प्रकार के कमेंट कर देते हैं, बैक बाइटिंग भी करते हैं। एक बहुत अच्छा माध्यम है इंटरनेट का, जिसमें हम स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज कर रहे हैं रिसेंटली। और आखिरी जो है, आप जानते हैं हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में अथॉरिटी है कि अगर लोकल लेवल पे लोकल कॉन्फ्लिक्ट हो तो इंटरनेट को शट डाउन करें। बट इन सब चीज में ग्राउंड वही 5 है रिस्ट्रिक्शन। इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर अगर कोई हाथ हो, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के ऊपर कोई हाथ हो, सोवरेनिटी के ऊपर कोई हाथ हो, तो गवर्नमेंट इस प्रकार से एक्सरसाइज कर सकती है, जिसे बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब देखिए, सिर्फ इसमें क्या देखना, इसमें भी एक्सरसाइज हो रहा है आपका आर्टिकल 19 क्लॉज 2 को, ये एक्सरसाइज किया जा रहा है। इसको बेस बना के हमें 2 चीजों को देखना है। पहला चीज ये है, वो है आर्टिकल 129 और दूसरा है आर्टिकल 250। और एक चीज देखना है जिसे बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। और हम बीच में क्या रखेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जहां जुडिशरी की बात आ जाती है तो नहीं 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 नहीं, अब ये फंडामेंटलाइज नहीं रहा। अब हमारे पर अगर बात आई तो फिर यहाँ पे कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं होता है। राइट्स होता है तो वही सिर्फ और सिर्फ आपका आर्टिकल 13, 32 और जो आपके सामने है। तो हम इसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे।
जल्दी से हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं। इतनी पूरी जो आपको राम कहानी बताई, उसमें राम कौन है, सीता कौन है, उसको हम समझने की कोशिश। 1950 जिस दिन हमारा फंडामेंटल राइट्स एक्सरसाइज होना चालू हो गए थे, आपको और हमें मिलना चालू हो गए थे। इस तरफ है ब्रिटिश लेगेसी के कुछ लॉ, आप लोग पूरा पूरा लिखे हुए, ब्रिटिश लेगेसी के कुछ लॉ, जो आईपीसी का पूरा, आप जो आईपीसी देखते हैं इंडियन पीनल कोड, पूरा ब्रिटिश लेगेसी से डिवेल, और जितने भी लॉ जिसके ऊपर रेगुलेट कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए को जो रिस्ट्रिक्ट करती है 19 क्लॉज 2 को बेस बना के, वो पूरे फंडामेंटल राइट्स ब्रिटिश लेगेसी से जुड़े हुए हैं। अब देखिए, जब फेडरेशन जैसा चार्ज ब्रिटेन ने खुद 10 साल पहले ही खत्म कर चुका है, और दूसरे तरफ हमारा फंडामेंटल राइट्स, ये ब्रिटिश लेगेसी के लॉ फंडामेंटल राइट्स के साथ में तालमेल नहीं बना पा रहे हैं, और जब तालमेल नहीं बना पा रहे हैं तो इस पूरी चीज में चाहिए क्या, इस पूरी चीज में होना चाहिए रिव्यू। और प्राइम मिनिस्टर की अगर शब्दों में बोलूं तो इस पूरी चीज में होना चाहिए क्या, रिफॉर्म होने चाहिए। रिफॉर्म, और मैंने आपको बताया वो 4L वाला रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म, लॉ रिफॉर्म, लेबर रिफॉर्म, लिक्विडिटी रिफॉर्म, जो नीड है आर की, बेसिक नीड है आज के तारीख में, वो रिफॉर्म होना चाहिए। और वहीं से चालू होता है आर्टिकल 13। फिर उसके बाद में हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पे अलग से एक चर्चा करेंगे, जोड़ के देखेंगे। और फिर हम आर्टिकल 32 और 226 को कैसे भूल सकते हैं, इसको भी थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे कॉम्प्रिहेंसिवली। और आर्टिकल 368 क्लॉज 1 को भी देखने की कोशिश करेंगे, और सेंटर पे रखेंगे आर्टिकल 21 को, प्रोटेक्शन ऑफ ए लाइफ एंड अ पर्सनल लिबर्टी को। इस पूरे आर्टिकल को हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, एक्सपेक्टेड है वो 5 से 6 घंटे का हो, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव रूप से हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। चैनल पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, वो हमारी लाइफ लाइन है। और कमेंट तो जरूर कीजिए, कमेंट करते हैं तो हमें समझ आता है कि कहाँ आपको कौन कौन से टॉपिक अच्छे लग रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बी सेफ, बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।